आज एक दिवसीय उत्तरकाशी के दौरे पर सीएम धामी हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तरकाशी के एक दिवसीय दौरे पर सीएम धामी हैं। सीएम के दौरे को लेकर जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया है। कलेक्ट्रेट सभागार में योजनाओं की समीक्षा भी सीएम धामी करेंगे। बैठक के बाद श्री विश्वनाथ मंदिर भी सीएम धामी जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक दिवसीय दौरा है। इस एक दिवसीय दौरे में कई कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के तय किए गए हैं। उत्तरकाशी के एक दिवसीय दौरे में को देखते हुए पुलिस बल तैनात की गई है, सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए। इसके अलावा कलेक्ट्रेट सभागार में योजनाओं की समीक्षा, यानी कि जो योजनाएं चल रही हैं जिले में, उनकी समीक्षा करेंगे कि उनकी प्रगति रिपोर्ट क्या है, अधिकारियों से पूछेंगे। बैठक के बाद श्री विश्वनाथ मंदिर में भी दर्शन पूजन का कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रखा गया है। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता दीपक नौटियाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, और क्या कुछ जानकारी है मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर, और क्या वक्त तय किया गया है? जी रवि, अब से कुछ देर बाद दोपहर 2:30 बजे जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचेंगे। उसके बाद जो कलेक्ट्रेट जो सभागार है वहाँ पे जो समीक्षा बैठक रखी है विकास कार्य की, उस पर जो है वो अधिकारियों के साथ जो है वहाँ पे जो है समीक्षा करेंगे। और उसके बाद जो है वो उनका जो है काशी विश्वनाथ मंदिर में जाने का जो है प्रोग्राम है। उसके बाद फिर वहाँ से जो है देहरादून वापस जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी के लिए। आपने पूरा प्रोग्राम बताया कि किस तरीके से मुख्यमंत्री का दौरा रहने वाला है। चले आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां सीएम ने नई दिल्ली में चाणक्यपुरी में उत्तराखंड राज्य अतिथि गृह उत्तराखंड निवास का लोकार्पण किया। सीएम धामी ने उत्तराखंड निवास का भूमि पूजन भी किया। इस मौके पर सीएम के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी भी मौजूद रहीं। बता दें कि उत्तराखंड राज्य अतिथि गृह दिल्ली में उत्तराखंड के लोगों को ठहरने की सुविधा प्रदान करेगा। साथ ही राज्य की सांस्कृतिक विविधताओं पर आधारित निवास गृह वास्तुकला को भी प्रदर्शित करेगा। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के लोगों को लंबे समय से प्रतीक्षा थी कि हमारा एक उत्तराखंड निवास यहां बनकर तैयार हो। आज हमारी वो प्रतीक्षा पूरी हुई है। उत्तराखंड निवास हमारी लोक कला, लोक संस्कृति, हमारी विरासत को बढ़ाने का काम करेगा और सभी के लिए सुविधा होगी। मैं चाहता हूं कि इस भवन में हमारे जो पारंपरिक जो व्यंजन हैं, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा हम सबको विरासत में दिए गए हैं, उन व्यंजनों को इसमें परोसा जाए। साथ ही हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विश्व के अंदर श्री अन्न का प्रचार प्रसार हुआ है और पूरे विश्व ने ये माना है कि श्री अन्न हमारे लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत ही उत्तम होता है, तो श्री अन्न उत्पादों और जैविक उत्पादों की बिक्री के लिए भी यहाँ पर एक विशेष काउंटर की व्यवस्था हो। इसके अलावा जो हमारे उत्तराखंड की पहचान है, हम सब राधा जी ने जो धारण की है टोपी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 26 जनवरी 2022 को 26 जनवरी के दिन इसको धारण किया था और उसके बाद से पूरे देश दुनिया में इसको मान्यता मिली है। तो ये टोपी है, हमारा पिछोड़ा है, शाल है, जैकेट है, जो भी हमारे यहाँ के मुंशियारी के या उधर मलारी से उत्तरकाशी में अनेक स्थानों पर जो अच्छे अच्छे शॉल बनाए जाते हैं, अच्छे अच्छे मफलर जैसे स्टॉल बनाए जाते हैं, उन सभी को यहाँ पर उनकी बिक्री की व्यवस्था हो। क्योंकि वो जो उत्पाद हैं या जो इस प्रकार के निर्माण हैं, इस प्रकार के हमारी बहनों के द्वारा, स्वयं सहायता समूह के द्वारा जो बनाए जाते हैं, वो अपने आप में बहुत ही उत्तम उच्च गुणवत्ता के होते हैं। इतनी अच्छी उनकी क्वालिटी होती है कि बहुत बार मैं जब देखता हूँ इतनी सुंदर पैकेजिंग हमारे जो हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी जिसका शुभारंभ किया था, हमारी बहनें, स्वयं सहायता समूह के लोग, पहले हिलांस, हिमाद्री, इसके माध्यम से जो देश दुनिया को हम आज दे रहे हैं, वो इतने अच्छे हैं कि उनके सामने देखने में कई बार लगता है कि बार बार देखते रहो, और बार बार देखने के बाद भी ऐसा लगता है कि ये हमारे जो कई सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों से भी अच्छे उत्पाद हमारे यहाँ के बनाते हैं। तो ये निश्चित रूप से हमारे आने वाले सभी अतिथियों के लिए एक विशेष प्रकार का अनुभव होगा। ये भवन
न केवल अतिथियों की, हमारे आने वाले अतिथियों की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूर्ण करेगा, बल्कि हमारे राज्य की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उस विरासत को भी लोगों तक पहुंचाने का काम करेगा। मैं इस अवसर पर जिन जिन लोगों ने भी, जिन संस्थाओं ने भी इस भवन के निर्माण में अपना योगदान दिया है, सभी अधिकारियों का, कर्मचारियों का, मजदूरों सहित सभी सहयोगियों का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस परियोजना को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और मैं कहना चाहता हूं, वाकई में कठिन काम था और मैं कई बार मजदूर भाइयों से भी यहाँ पर मिला। मैं आप सबके समर्पण को नमन करता हूँ। भाइयों बहनों, आगामी 9 नवंबर को हम राज्य निर्माण की रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। ऐसे में इस भवन का लोकार्पण शेष उत्तराखंड राज्य बनाने के हमारे संकल्प को एक मजबूती प्रदान करेगा, हमारे राज्य को गति प्रदान करेगा, उन्नति प्रदान करेगा और साथ साथ में राज्य को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको प्रेरित करेगा। और पिछले सालों में कई महत्वपूर्ण योजनाएं और नीतियां हमने सफलतापूर्वक लागू की हैं, जिससे राज्य का चहुमुखी विकास सुनिश्चित हो। यही कारण है, जैसा अभी मुख्य सचिव महोदय ने बताया यहाँ से, कि इसी कारण से सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में नीति आयोग के द्वारा जो रेटिंग, जो इंडेक्स जारी किया गया है इस वर्ष का, उसमें उत्तराखंड राज्य को पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देना चाहता हूं। साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राज्य को अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। जीएसडीपी में 33% की बढ़ोतरी हुई है, जो एक हमारे लिए अच्छी प्रेरणा भी है और प्रोत्साहन भी है। और यही नहीं, आज हमारा राज्य युवाओं को रोजगार देने में भी आज अग्रणी राज्य बनकर उभर रहा है। और हमने एक वर्ष में बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी लाकर आज हम जो राष्ट्रीय औसत है, उस राष्ट्रीय औसत से भी हम आगे बढ़े हैं, उसको हमने पीछे छोड़ा है। अभी हाल में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी सबसे अनुकूल राज्य होने के लिए हमको इसमें भी देश में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके अलावा हमारी सरकार ने राज्य हित में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जैसे कि अभी आज सबसे बड़े प्रतीक के रूप में हमारे सामने साक्षात रूप से आदरणीय रंजना प्रकाश देसाई जी आज हम सबके मध्य में हैं। तो यूसीसी लागू करने की दिशा में कदम उठाने वाला पहला राज्य हमारा देश का उत्तराखंड बन गया है। जल्दी ही हम उसको लागू करने की दिशा में भी काम करने वाले हैं। हमने प्रदेश में देश का सबसे प्रभावी नकल का कानून लागू किया है, जिससे कि युवाओं के साथ कई वर्षों से हो रहे खिलवाड़ पर रोक लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और प्रदेश के अंदर नौजवान युवाओं में, प्रतिभागियों में एक विश्वास पैदा हुआ है, आत्मविश्वास बढ़ा है, उनके माता पिता का भी आत्मविश्वास बढ़ा है। किसान भवन देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में राज्य जैविक उत्पाद परिषद की 25वीं परिषदीय बैठक आयोजित हुई है। बैठक में जैविक कृषि के विकास और कार्मिकों के संबंधित कई प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। बैठक में जैविक उत्पाद परिषद के वर्तमान ढांचे की मजबूती के लिए 68 नए पदों को भरने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। साथ ही मंत्री ने अधिकारियों को जैविक खेती के विकास के लिए कार्य योजना बनाने के भी निर्देश दिए हैं। बैठक से पहले मंत्री ने किसान भवन में लगी प्रदर्शनी के स्टॉलों पर उत्पादों का जायजा भी लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि जैविक उत्पाद परिषद का किया और मैंने एक हफ्ते के अंदर ये बैठक आउट की है। और जो मैंने मंत्रालय से संभालने के बाद 3 साल में अनुभव लिया है, वो आज बोर्ड के कई माननीय सदस्यों के साथ, अधिकारियों के साथ हमने शेयर किया है। और धामी सरकार का संकल्प है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम 50% से अधिक जैविक होंगे। आज हम 30% ऑर्गेनिक हैं। हमने संकल्प किया है कि हमारे कम से कम 95 ब्लॉक की 46 वैल्यू को ऑर्गेनिक करेंगे।
केदारनाथ उपचुनाव के लिए अब महज 2 हफ्ते का समय बाकी रह गया है। इसको देखते हुए बीजेपी ने केदारनाथ में स्टार प्रचारकों के कार्यक्रमों को बड़े स्तर पर कराने का फैसला लिया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के कार्यक्रम केदारनाथ में आयोजित कराए जाएंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि केदारनाथ उपचुनाव के कार्यक्रम के लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है। बिल्कुल, देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के तमाम हमारे मंत्री, विधायक और हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण और नेतागण वहां पर पहुंचे हुए हैं और हमारे कार्यकर्ता वहां लगे हैं। मंडल से लेकर के बूथ से शक्ति केंद्र तमाम सभी पदाधिकारी घर घर जाकर के प्रचार कर रहे हैं और सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का 11 तारीख से लगातार जब तक हमारा 20 नवंबर तक चुनाव होगा वो वहीं पर रहेंगे, वहीं पर प्रवास करेंगे और लोगों के बीच में जनसंवाद करने का। लक्सर में भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट ने अपने पदाधिकारी और किसानों के साथ मिलकर गन्ना समिति में पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने खाद की किल्लत को लेकर जमकर हंगामा किया। वहीं गन्ना सचिव के जल्द डीएपी खाद उपलब्ध कराने के आश्वासन पर किसान शांत तो हो गए, लेकिन मांग पूरी न होने पर उन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। खाद की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। डीएपी अप्रैल से अब तक डीएपी की व्यवस्था इन पर नहीं हो पाई है और अभी इनके पास में ये बता रहे हैं कि बैलेंस नहीं है। हमें नहीं पता बैलेंस है नहीं है। किसान के लिए डीएपी और यूरिया दोनों चीज हमें फसल बोने से पहले यहाँ पर मौजूद चाहिए है। उन्होंने आज इनको बोल दिया है या तो ये अपनी व्यवस्था कर लें, नहीं तो हम फिर अपनी तैयारी के साथ में यहाँ पर चाहे धरना भी देना पड़े चाहे कुछ भी, और पूरे जोर शोर से भारतीय किसान यूनियन तोमर किसानों के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी। सचिव साहब से आज मिले हैं हम। खाद यहाँ पर नहीं है, काफ़ी दिनों से नहीं है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी करेंगे और जोर शोर से करेंगे। पहले भी करते आए, आगे भी करेंगे और अगर ये हमारी बात मानते हैं ठीक है, नहीं तो जिले तक भी हम प्रदर्शन करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। क्या आश्वासन मिल पाया? आश्वासन ये मिला है कि हम मिल से बात करते हैं, वहाँ पर इनका कमीशन रुका हुआ है, अगर इन्हें मिलता है ठीक है, नहीं तो मिल में भी हम धरना प्रदर्शन जोर शोर से करने के लिए बाध्य हो गए। ऐसा है, हम यहाँ पे आए अभी तो हमने अपनी बात रखी है और यहाँ पे डीएपी नहीं है और ना ही यूरिया है। तो हमने अभी बोला है इनको, तो इन्होंने बोला है जी वहाँ जो गन्ना मिल है वहाँ से हमें कमीशन नहीं मिला है, तो अगर कमीशन जल्द से जल्द अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो वहाँ से वार्ता करके उसके बाद जैसे भी जो भी रूपरेखा बनेगी हम धरना प्रदर्शन करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुड़की में रेलवे ब्रिज के पास पीडब्ल्यूडी की तरफ से बनाए जा रहे निर्माणाधीन पुल का स्ट्रक्चर गिरने के मामले में 3 सदस्यीय जांच समिति टीम रुड़की पहुंची है, जहां टीम ने पुल का निरीक्षण किया और पुल का स्ट्रक्चर गिरने की जांच की। बता दें कि शासन स्तर से 3 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया गया था, जिसके चलते टीम आज देहरादून से रुड़की पहुंची। वहीं निरीक्षण के बाद मुख्य अभियंता राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि रिपोर्ट उच्च स्तरीय अधिकारियों को शाम तक सौंप दी जाएगी। छुट्टी के दिन एक त्रिस्तरीय समिति का गठन किया गया था और वो आज समिति यहाँ पर आई है। हमने आज साइट पे भी देख लिया है। अभी हम अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब देख रहे हैं। इसके बाद जो हमारी फाइंडिंग्स होगी वो हम अपने प्रमुख अभियंता महोदय को उपलब्ध कर देंगे। हाँ, एक देखा वो तो ब्रिज तो गिराई है, एक उसका बॉटम कॉर्ड जो था उसके बीटी कॉलम्स थे वो गिर गए हैं। अब उसके कॉजेज क्या हैं उसके सारा वो परीक्षण किया जाएगा। हरिद्वार के बहादुराबाद के खिड़ली गांव के पास एक हाथी के आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। मौके पर हाथी को देखने के लिए राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग जंगली जानवरों को आबादी क्षेत्र में आने से रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। उन्होंने बताया कि वन विभाग को कई बार सूचना देने के बावजूद इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया। लोगों ने वन विभाग से मांग की है कि जंगली जानवरों के मानव बस्तियों में प्रवेश को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाए। चंपावत के टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। लोहाघाट से हल्द्वानी जा रही रोडवेज बस का प्रेशर पाइप फटने से ब्रेक फेल हो गए, जिसके बाद बस बिना ब्रेक के तेजी से ढलान में आगे की ओर बढ़ने लगी। लेकिन बस चालक ने हिम्मत और सूझबूझ से बस को गहरी खाई में जाने से बचा लिया और बस को नाली में डाल दिया, जिससे बस वहीं रुक गई। बस में सवार 28 यात्रियों ने राहत की सांस ली है।
अल्मोड़ा में हुए हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की और इस मामले की जांच करने के साथ पहाड़ों में सड़क दुर्घटना कम हो सके इसको लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का कहना है कि सरकार को इस तरह की घटनाओं से सबक लेना चाहिए और उन गलतियों पर काम करना चाहिए। वहीं उन्होंने आगे पीड़ित परिवारों को 5 लाख का मुआवजा देने की बात कही है। अल्मोड़ा में जो हादसा हुआ काफ़ी दुखदायी है। इससे सरकार को पहले ही सबक लेना चाहिए था। ये आज समीक्षा बैठक कर रहे, बेहतर होता मुख्यमंत्री जी पहले जो हादसे हुए उनसे सबक लेते और इसकी समीक्षा पहले करते कि जो पुरानी बसें हैं क्यों रोड पे चल रही हैं, जो यात्री हैं ओवरलोड जो यात्रियां लेके जो बसें जा रही हैं उनके विरुद्ध आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, उनकी फिटनेस है कि नहीं है। ये समीक्षा अगर मुख्यमंत्री जी पहले करते तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की दुर्घटना नहीं हो सकती। और जो मुख्यमंत्री जी ने 4 लाख का मुआवजा देने की घोषणा करी है मृतकों को, वो बहुत काफ़ी है, बहुत कम है। इसको बढ़ा के 10 लाख रुपए इनको करना चाहिए और जो घायल हैं 1 लाख रुपए का